नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न जो है आपके ITI के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ थ्री जा चक? तीन जबड़े वाले चक का दोष बताइए। तो क्या डिमेरिट है थ्री जा चक के? क्या वर्क कैन बी सेट इजी, काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है थ्री जा चक में? तो बिल्कुल सही है कि काम को इसमें आसानी से होल्ड किया जाता है। और एक्सटर्नल और इंटरनल जो है जो आर अवेलेबल, यानी कि इसमें आंतरिक जबड़ा और बाहरी जबड़ा दोनों उपलब्ध है क्या? तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये उपलब्ध होते हैं। और एक्यूरेसी डिक्रीजेज, सटीकता कम होती है, तो ये क्या है? ये डिमेरिट है। या फिर अ वाइड रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्क कैन बी हेल्ड, क्या बहुत बड़ा जो है जॉब है बेलनाकार है और हेक्सागोनल जो है एक विस्तृत श्रृंखला की जो जॉब है, क्या उसको ये होल्ड कर सकता है? तो ये जो है हेक्सागोनल जॉब को होल्ड नहीं कर पाता है और बड़ा जो बेलनाकार जॉब है उसको भी होल्ड नहीं कर पाता है। कारण क्या है कि ये होल्ड नहीं करने का? कि ये जो है इसे थ्री जा चक को सेल्फ सेंट्रिक चक कहा जाता है। और एक तरफ से यदि चक की के द्वारा अगर टाइट करते हैं तो सारे जो जा है वो एक ही बार में आसानी से क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है बड़े जॉब को, हेक्सागोनल जॉब को जो है ये होल्ड नहीं कर पाता है। तो ये एक डिमेरिट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, Which tool material are manufactured by powder metallurgy technique? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो एक टूल बनाया जाता है और वो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक के द्वारा बनाया जाता है। तो वो कौन सा है? क्या कार्बाइड है, या हाई स्पीड स्टील के हैं, या फिर हाई कार्बन स्टील, या मीडियम कार्बन स्टील? तो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक के द्वारा जो है वो कार्बाइड के टूल बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन द ग्रूव एंड कॉजेज ब्रेकेज? तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बन सकता है? यानी कि जो टूल है वो टूट सकता है और ग्रूव में टूल जो है फंस रोकता है। तो जो है साइड रिलीफ एंगल जो है टूल को ग्रूव में रुकने से, फंसने से बचाता है और टूटने का कारण बनता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफेक्ट caused if the tool is not set to the center of height while facing? यदि टूल के फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया गया है तो क्या दोष होगा? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताया जा रहा है कि जो टूल है वो सेंटर में सही से हाइट पे वो सेंटर नहीं हुआ है। तो जब आप फेसिंग ये जो वर्क है और जब आप टूल को सेंटर में नहीं बांधे हैं और आप फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो यदि सेंटर में टूल, सेंटर हाइट पे टूल नहीं बंधा हो, यदि टूल जो है वो जॉब के सेंटर हाइट, जो सेंटर होता है वहां पे यदि टूल्स नहीं बंधे हैं तो क्या होगा कि फेसिंग के दौरान पीप लेफ्ट इन द सेंटर,
फेसिंग करते समय जो है वो सेंटर में, जॉब के सेंटर में एक छोटा सा पिप जो है केंद्र में रह जाएगा। तो ये एक तरह से अगर सेंटर बिल्कुल सही रहेगा तो नहीं आएगा, यदि सेंटर इधर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो वो इस तरह का पिप सेंटर में फेसिंग के दौरान बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। काटने की गति की इकाई क्या होती है। टर्निंग में यानी कि लेथ पर जो हम कटिंग स्पीड रखते हैं और तो उसका यूनिट क्या करते हैं, तो उसको क्या यूनिट मिलीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति मिनट या फिर मिलीमीटर प्रति मिनट रखते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है हम टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड रखते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग ड्रिलिंग के लिए कटिंग स्पीड जो है वो मीटर प्रति मिनट रखते हैं, उसी प्रकार से इसके लिए भी हम लोग टर्निंग के लिए भी कटिंग स्पीड जो है वो मीटर प्रति मिनट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीटर प्रति मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट। किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर में एक टूल दिया गया है, ये जो है टूल है उसके माध्यम से ऑपरेशन किया जा रहा है। तो क्या ये स्ट्रेट ग्रूव ऑपरेशन किया जा रहा है, वी ग्रूव किया जा रहा है, राउंड ग्रूव किया जा रहा है या स्क्वायर ग्रूव किया जा रहा है। तो टूल को देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये जो है वी ग्रूव ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ थ्रेड। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम बताइए। तो चूड़ी का जो है इस तरह से रूट और क्रेस्ट बने होते हैं। इस तरह से क्या बने होते हैं, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट बने होते हैं। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और ये नीचे वाला होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और ये जो इस तरह का एंगल में बना हुआ है, टेपर्ड इंक्लाइंड लाइन बोल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो इसको बोला जाता है फ्लैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैंक है ये। ये भी क्या है, फ्लैंक है, ये भी फ्लैंक है। वही एक डेप्थ बोला जाता है के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, यहाँ से ये वर्टिकल हाइट, इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो इस प्रकार से इसके मेन पॉइंट्स होते हैं थ्रेड के। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, स्लाइडिंग के सिद्धांत पे, स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे, या वॉर्म एंड वॉर्म बिल के सिद्धांत पे। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है आपका जो काम करता है वो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैक एंड पिनियन। चलिए अगले प्रश्न पे। Which dimension is measured by using a screw thread micrometer? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जा सकता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, उसके द्वारा कौन सा डायमेंशन मेजर किया जा सकता है। तो क्या पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड चेक किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, या माइनर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड, स्क्रू की थ्रेड की माइनर व्यास को चेक कर सकते हैं, या मेजर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड की मेजर डाया को मेजर कर सकते हैं, या इफेक्टिव डाया
ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन को ध्यान से देखने से पता चलेगा कि जब आपको मेजर करना है स्क्रू थ्रेड का, क्या मेजर कर सकते हैं, तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि स्क्रू थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर जो है वो हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा में चेक या मेजर किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What type of power transmission is transmitted by स्पर गियर? किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचारित किया या होता है? मतलब कि जो हम स्पर गियर यूज करते हैं उसमें कौन सा पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, किस प्रकार के पावर को स्पर गियर द्वारा ट्रांसमिशन किया जा रहा है? क्या पैरेलल ट्रांसमिशन, एंगुलर ट्रांसमिशन, इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन या परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन? तो इसके द्वारा जो है स्पर गियर द्वारा पैरेलल ट्रांसमिशन किया जाता है, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पैरेलल ट्रांसमिशन को अगर ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो वहां पे हम स्पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, पैरेलल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए